हेलो स्टूडेंट्स, सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आपका इंस्ट्रक्टर प्रदीप कुशवाहा आज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास लेकर आया हूं। ये क्लास फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए है। जो फर्स्ट ईयर की कोई भी ट्रेड है वो इसको देख। ये जो क्लास है सभी के लिए है, फर्स्ट ईयर और ट्रेड के लिए। तो जैसा कि हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे, पिछली क्लास में तो हम लोग मॉड्यूल 2 पढ़ रहे थे। मॉड्यूल 1 में हमने पढ़ा था कि मूल्य और नैतिकता। मॉड्यूल 2 का जो पहला पार्ट था उसमें हमने मूल्य और नैतिकता के बारे में पढ़ा था, वैल्यूज एंड एथिक्स, इनको अंग्रेजी में बोलते हैं वैल्यूज एंड एथिक्स। और जो आज का चैप्टर है, आज वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे हमारा संविधान, हमारा संविधान और उसके निर्देशक सिद्धांत। तो हमारा संविधान और उसके निर्देशक सिद्धांत क्या क्या है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड गाइडिंग प्रिंसिपल, इसको अंग्रेजी में आप कह सकते हैं आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड गाइडिंग प्रिंसिपल। गाइडिंग प्रिंसिपल्स। अब इस पार्ट में हम लोग भारतीय संविधान के परिचय के बारे में पढ़ेंगे, उसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे और भारतीय नागरिकों के अधिकार और उनके कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा जो भारत का संविधान है जिससे देश चलाया जाता है, कोई भी कानून, जैसे आप समाज में रहते हैं तो कानून बनाए गए हैं कि आपको किस तरीके से समाज के बीच में रहना है। आप किसी को मार नहीं सकते, किसी की हत्या नहीं कर सकते, मतलब जंगल राज नहीं है, एक कानून है, उसी के दायरे में रहते हुए हमें जीवन जीना है। तो वही हमारा संविधान क्या है, वो दायरा हमें बताता है हमें किस प्रकार से जिंदगी जीनी है। अब यहाँ पर देखिए, सोचे समझे और करके देखें। पहला है कि 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस को देखिए रिपब्लिक डे बोला जाता है, और 15 अगस्त को बोला जाता है इंडिपेंडेंस डे। रिपब्लिक डे मतलब गणतंत्र दिवस, इंडिपेंडेंस डे मतलब स्वतंत्रता दिवस। तो क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है कि रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाया जाता है? इंटरनेट पर खोजिए या किसी से पूछिए और यहां पर लिखिए। देखिए, 15 अगस्त सन 1947 को देश आजाद हुआ था, ठीक है, 1947। उसके बाद 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के बाद आपका ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद आपका संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ था जिसको बनाने में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सबसे बड़ा योगदान था। उन्हें संविधान का जनक माना जाता है भारत में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक माना जाता है क्योंकि उन्हीं की देन थी कि भारतीय संविधान इतने कम समय में लागू हो पाया। जब अंग्रेजी हुकूमत हमारे देश से चली गई तो भाई, जब उनका राज कानून चलता था, अब वो यहाँ से चले गए, सब छितर बितर हो गया। अब देश को चलाने के लिए कोई कानून की जरूरत थी, तो उस कानून को अंबेडकर ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार किया। और उन्होंने इसको बनाने के लिए पता है क्या किया? फ्रांस, रूस, अमेरिका जैसे जो प्रभावशाली लोकतांत्रिक देश थे, वहां से उनके संविधान में जो जो अच्छाइयां थी उन्हें उठाकर भारतीय संविधान में डाला। इन 3 देशों के अलावा भी कई देशों से भारतीय संविधान से उठाया गया है। फ्रांस है, रूस है,
अमेरिका है, इंडोनेशिया, कई देश हैं जहां से संविधान को वहां से उठाया गया है, उनकी नकल की गई है। नकल कोई अच्छा काम करने में नकल करना कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो संविधान जो वहां पर लागू था वो अच्छे तरीके से काम कर रहा था, मतलब उसका ट्रायल हम देख चुके थे बाबा साहब अम्बेडकर की, ये संविधान यहाँ पर कारगर है, मतलब उसका टेस्ट भी हो चुका था, ट्रायल रन भी दूसरी कंट्री में हो चुका था, तो अपने ऊपर करने की नहीं आवश्यकता थी नहीं, तो उस पर श्योर थे कि अगर ये लागू होगा तो काम करेगा ही करेगा। इसलिए भारत में कई देशों के संविधान को मिलाकर हमारा देश का संविधान बनाया गया। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो भारत का संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इससे बड़ा कोई लिखित संविधान है ही नहीं। अब संविधान के बारे में थोड़ा और जानते हैं। जैसे हर घर, स्कूल या खेल के अपने नियम होते हैं, वैसे ही हर देश के अपने नियम होते हैं। इन नियमों को ही हम कानून कहते हैं। भारतीय संविधान नियमों की किताब की तरह है। इसमें देश के लिए नियम कानून है और यह भारत के लोगों के अधिकारों, राइट्स और कर्तव्यों, ड्यूटीज के बारे में बताता है। यह देश को सच्चे तरीके से चलाने में मदद करता है। क्या आप जानते हैं कि सभी देशों का अपना संविधान होता है? हर देश का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो उसी हिसाब से चलता है। संविधान को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, जैसा मैंने आपको बताया दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान लिखने वाली टीम के क्या थे? प्रेसिडेंट थे। भारतीय संविधान में जो टीम बनाई गई थी उसके प्रेसिडेंट अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान की उद्देशिका, प्रियम्बल, मतलब संविधान बनाने का उद्देश्य क्या था, वो प्रियम्बल में जो पहला पन्ना होता है उसमें लिखा रहता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में इसके उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षेप में बताया गया है। बहुत कम समय में बताया जाता है, कम शब्दों में बताया जाता है कि उसमें लिखा क्या है। तो देखिए लिखा क्या है भारतीय संविधान में। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने और भारत के सभी लोगों को सुरक्षित करने का संकल्प लेते हैं। तो ये जो प्रियम्बल का पहला पन्ना है, इस पे यही लिखा हुआ है कि पंथ निरपेक्ष, किसी भी धर्म को हम नहीं मानेंगे, इंसानियत बस एक धर्म होगी उसे ही मानेंगे। लेकिन आज का समय कुछ विपरीत ही चल रहा है, लोग धर्म को ज्यादा महत्व देते हैं, संविधान को नहीं। यही विनाश का कारण है। यह एक घोषणा है जिसमें भारतीयों ने स्वयं को स्वतंत्र बताया है। इसमें यह भी बताया गया है कि राष्ट्र में सामाजिक और आर्थिक समानता होगी और लिंग जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या ऐसा होता है आज की डेट में? आज भी होता है। जातिवाद तो हमारे पूर्वांचल में कूट कूट कर भरा हुआ है। सभी को नौकरी पाने और अपनी आजीविका कमाने का समान अधिकार और अवसर दिए जाएंगे। तो ये संविधान के बारे में लिखा हुआ है। अब अगला प्रश्न है कि हमें संविधान की जरूरत क्यों है? अब आपने ऊपर वाली चीजें पढ़ ली, अब उससे बताएंगे। सभी लोगों के साथ समान व्यवहार के लिए, सभी लोगों को शिक्षित करने के लिए, सभी नागरिकों को समर्थ बनाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या होगा? चौथा नंबर है उपरोक्त सभी। इन सभी चीजों को प्राप्त करने के लिए भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में जानें। अब जो मैंने आपको बताया था, उसकी जो गाइडलाइंस है, निर्देशक सिद्धांत है, वो क्या क्या है? भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। इसका मतलब यह है कि भारत अपने निर्णय खुद ले सकता है। अन्य देश न तो भारत के नियमों और निर्णयों में बात को बनाते हैं, न ही उन्हें प्रभावित करते हैं। तो एक संपूर्ण प्रभुत्व देश होने का मतलब यही होता है कि आप अपने आप में क्या है? स्वतंत्र हैं। आप अपने नियम बना सकते हैं, अपने कानून बना सकते हैं। आपको किसी से डिसीजन लेने की आवश्यकता नहीं है अगर अपने देश में कोई काम आपको करना है। उसी को बोलते हैं प्रभुत्व संपन्न देश। दूसरा, भारत एक समाजवादी सोशलिस्ट देश है।
इसका मतलब है कि सरकार को सभी जाति, लिंग, धर्म और आर्थिक स्थिति से आने वाले लोगों को संसाधन और अवसर की समानता प्रदान करनी चाहिए। संसाधनों में भोजन, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छ पर्यावरण और बेहतर शिक्षा शामिल है। तो जो भी गवर्नमेंट होती है, हमारे देश की सरकार होती है, उसका जो सबसे मुख्य कार्य है, जो संविधान में लिखा गया है कि आपको कैसे कार्य करना है, बिना जाति, धर्म, लिंग और आर्थिक स्थिति देखे हुए, पहला उसका कार्य है संसाधनों को सुलभ कराना। दूसरा क्या है? स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं देना। और तीसरा स्वच्छ वातावरण। और चौथा एक बेहतर शिक्षा। आपको पता है कि हमारी सरकार इस पर कितना ध्यान देती है। उनको केवल अपनी राजनीति से मतलब होता है। तो ऐसी सरकारों का कार्य होता है कि भोजन, स्वास्थ्य, पर्यावरण और शिक्षा, ये चार महत्वपूर्ण चीजों पे फोकस करके जनता की सेवा करे। लेकिन ऐसा आज के समय में होता नहीं है। लोग धर्म के नाम पे वोट देते हैं, जाति के नाम पे वोट देते हैं, कभी कोई संसाधनों के नाम पे, स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पे, पर्यावरण के नाम पे, शिक्षा के नाम पे कोई वोट नहीं देता। शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है, फिर भी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भारतीय संविधान ये खुद कहता है कि हमें किसी को भी ये देखकर वोट देना चाहिए कि वो आपके संसाधनों के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके पर्यावरण के लिए, आपकी शिक्षा के लिए कितना वचनबद्ध है। अगला है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका मतलब कि हमारे देश में सभी धर्मों या किसी भी धर्म को न मानने वाले लोग एक साथ समान व्यवहार किया जाता है। मतलब हमारा देश क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ सभी धर्मों को माना जाता है या किसी भी धर्म को नहीं मानना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब संविधान में, हमारे देश के संविधान में धर्म को कोई जगह नहीं दी गई है। वहां केवल जगह दी गई किसको? इंसानियत को। जो व्यक्ति इंसान है उसके साथ समान व्यवहार होगा। वो किस जाति का है, किस धर्म का है, कोई मतलब नहीं। तो भारतीय संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती है उसने धर्म को अपने से दूर रखा। धर्म का कोई लेना देना नहीं भारतीय संविधान से। भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, लोकतांत्रिक देश है। इसका मतलब है कि सभी लोगों को अलग अलग राय रखने, अपने फैसले लेने की अनुमति है। यहाँ सभी की राय, विचारों और विश्वास का सम्मान किया जाता है। हमारे देश में देखिए, जिसके हर विषय पे लोगों की अलग अलग राय होती है। जैसे कि अभी आपका आया था, क्या कहते हैं, एक बिल आया था ना, जो नागरिकता रजिस्टर, भारतीय नागरिकता रजिस्टर बनाने का। तो उसमें लोग कह रहे थे कि कई ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिसमें केवल जो सभी धर्मों पे एक समान लागू नहीं हो रहा है। वो जो कानून है वो सभी धर्मों पर एक समान लागू नहीं हो पा रहा है। हाँ, सीएए की बात कर रहा था मैं। तो लोग कह रहे थे कि ये मुसलमानों के पक्ष में नहीं है, तो कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, ये देश के पक्ष में है। तो हमारे देश में यही सबसे अच्छी खूबसूरती है कि आप विरोधाभास कर सकते हैं। आप अपनी जो राय है वो आप अपनी राय रख सकते हैं। राय रखने में कोई बुराई नहीं है। और विरोधाभास मतलब विचारों में असहमति ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। तो भारत में क्या है? लोकतंत्र है। यहाँ पर अभिव्यक्ति की आजादी है। आप अगर किसी बात से सहमत नहीं तो आप उसके खिलाफ बोल सकते हैं। भारत एक रिपब्लिक है। इसका मतलब कि सभी लोगों को एक ऐसे नेता को वोट देने की आजादी है जो उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। एक गणतंत्र में किसी भी एक व्यक्ति के पास राजा या रानी की तरह सारी शक्ति नहीं होती है। जैसे भारत क्या एक रिपब्लिक कंट्री है। रिपब्लिक कंट्री में क्या होता है कि जनता का राज होता है। जनता का राज का मतलब, जिससे पहले जमाने में आप देखते थे कि एक कोई राज्य होता था तो उस राज्य का एक राजा होता था, और राजा के नीचे प्रजा जो होती थी अपना कार्य करती थी। राजा क्या होता था कि वो अपने बुद्धि और विवेक के अनुसार पूरे राज्य को चलाता था, और राजा को चुनने का अधिकार नहीं था किसी को। मतलब राजा का पुत्र अगला राजा बनता था। तो ये क्या थी? खानदानी चीजें होती थी।
लेकिन अब जो लोकतंत्र होता है, जहाँ गणतंत्र होता है, वहां पर ऐसा नहीं होता। गणतंत्र मतलब गण, लोगों का तंत्र, जनता द्वारा चुना गया। तो जहां पर चुनाव किया जाता है, और चुनाव में कोई भी खड़ा हो सकता है चुनाव में, और जिसको जनता वोट देगी वही मुखिया चुना जाएगा। और वो भी मुखिया जनता की सेवा करने के लिए, ना कि जनता का राजा बनने के लिए। वो केवल जनता के द्वारा चुना जाता है और जनता की सेवा करने के लिए कार्यरत रहता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो जनता के चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। तो लोकसभा चुनाव में हम लोग सांसदों को वोट देते हैं, तो सांसद मिलके प्रधानमंत्री बनाते हैं। विधानसभा में हम लोग विधायकों को वोट देते हैं, विधायक मिलकर मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। इस तरह जनता के हाथ में कंट्रोल होता है कि सरकार किसे बनानी है, मतलब हमें किस व्यक्ति को चुनना है कि ये फला व्यक्ति इस देश का प्रतिनिधित्व करेगा। तो ये सबसे अच्छी बात होती है हमारे देश में, एक रिपब्लिक कंट्री में सबसे अच्छी बात यही होती है। अभी आप देखेंगे कि नॉर्थ कोरिया एक कंट्री है, नॉर्थ कोरिया, कोरिया, नॉर्थ कोरिया का जो एक राजा है वहां पर, उसको बोलते हैं किम जोंग उन, किम जोंग उन। बहुत ही निर्दयी राजा है ये, इतना निर्दयी है कि उस देश में ये अपने आप को राजा की तरह रखता है। और वहां के लोगों को, आपको यकीन नहीं होगा कि वहां पे उसने केवल उस देश में 6 प्रकार की हेयर स्टाइल, जो बालों को कटिंग है, हेयर स्टाइल 6 प्रकार की होती है। उसके अलावा आप हेयर स्टाइल नहीं रख सकते, अगर रखेंगे तो आपको जेल हो जाएगी। ऐसे ऐसे नियम कानून है। जब उसके राजघराने में कोई मर जाता है तो पूरी जनता आके राजघराने के सामने आके फर्जी उसे रोना होता है, दिखावा करना होता है कि हम दुखी हैं। पूरी जनता को रुलाया जाता है। इस देश में भुखमरी चरम सीमा पर है, क्योंकि इसने क्या किया, अपने देश के चारों तरफ बाउंड्री लगा रखी है, कोई अंदर ना कोई बाहर, और जो भी बाउंड्री के नियर बाय दिखता है उसे गोली मार दी जाती है। ऐसा ये देश है जहां पर ना लोकतंत्र है न कुछ है। वहां पर मानवाधिकारों को बुरी तरीके से कुचल दिया गया है। मतलब एक तरीके से आप देखा जाए तो वो बेचारे वो जीवन जी रहे हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। तो कुल मिलाकर हम यही फर्क होता है एक लोकतांत्रिक देश में और एक डिक्टेटर देश में। डिक्टेटर मतलब क्या होता है, जहां पर एक राजा शासन करता है, राजा को जो सही लगता है वो ये करता जाता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं क्या कहते हैं, बस उसको जो सही लगता है वो करता जाता है। अब देखिए, प्रत्येक सिद्धांत के उदाहरणों के बारे में समूह में चर्चा करें। जैसे मैंने अभी आपके सामने उदाहरण वाइज चर्चा कर ही रहा था, मैं नॉर्थ कोरिया के बारे में आपको बताया। अब देखिए यहाँ पर चीन में भी लगभग यही समस्या आज की डेट में चल रही है कि जो वहाँ के जिनपिंग है राष्ट्रपति, वो भी राजनीति में पूरी तरह लोकतांत्रिक तरीके से अपने देश की राजनीति को खत्म कर रहे हैं और अपने आप को ही लगातार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पद पर चुनते जा रहे हैं बिना किसी चुनाव के। उन्होंने ऐसा नियम बना दिया कि वही अगले कई सालों तक प्रधानमंत्री अरे राष्ट्रपति देश के बने रहेंगे। तो ये क्या है, डिक्टेटरशिप का शुरुआत है। प्रभुत्व संपन्न देश क्या होता है? उदाहरण, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का चयन कोई दूसरा देश इस निर्णय को प्रभावित नहीं करता। इसको बोलते हैं प्रभुत्व संपन्न, अपना डिसीजन खुद लेना। समाजवाद, देखिए समाजवाद क्या होता है। समाजवाद का मतलब होता है कि लोगों से लिंग जाति भेद इसके आधार पे हम किसी पे, समाजवाद का मतलब क्या होता है, लिंग जाति संप्रदाय किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, आधार पर भेदभाव ना हो, यही समाजवाद है। धर्मनिरपेक्ष, एक ऐसा देश जहां पर किसी भी धर्म को मानने के लिए धर्म को मानने की स्वतंत्रता हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। तो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उससे कोई मतलब। अगर जैसे अभी आप
मान लीजिए आप मुसलमान हैं और कल से आपका मन कर रहा है नहीं मुझे हिंदू धर्म को फॉलो करना चाहिए, तो आप हिंदू धर्म फॉलो कर सकते हैं। ये देश की संविधान की खूबसूरती है कि यह स्वतंत्रता आपको दे रहा है। आपका मन कर रहा है नहीं अब मुझे पंजाब सिख धर्म को मानने का मन कर रहा है, आप सिख को मानिए, आप ईसाई को मानिए, आप बौद्ध को मानिए, आप जैन को मानिए। मानने में आपको पूरी छूट दी गई है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई गुरेज नहीं है। ये भारतीय संविधान आपको ताकत देता है। तो हमारे देश के संविधान में ऐसा प्रोसीजर है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं या किसी भी धर्म को नहीं मान सकते हैं। मतलब धर्मनिरपेक्ष का मतलब कि संविधान में धर्म को कोई जगह नहीं दी गई है। आप माने ना माने उससे देश को कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? सभी धर्म को मानना, सभी धर्म को मानना या किसी धर्म को ना मानना, धर्म को ना मानना, इसी को बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष। सभी धर्म मतलब किसी भी धर्म को चुन सकते हैं आप, या किसी भी धर्म को ना माने कि भाई मुझे धर्म, मैं तो नास्तिक हूं या मुझे धर्म में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ये भी एक खूबसूरती है लोकतंत्र की। और हमारा संविधान इसीलिए इतना कारगर है क्योंकि धर्म से परे। अगर धर्म उसके अंदर में आ गया होता तो हमारी भी हालत आज पाकिस्तान जैसी होती, क्योंकि पाकिस्तान के संविधान में क्या है, धर्म को स्थान दिया गया है। तो हर बात में धर्म को घुसेड़ देते हैं। कोई भी देश की विकास या उन्नति की बात होती तो वहां पर क्या होता है, धर्म को बीच में घुसेड़ दिया जाता है। इससे हमारा जो धर्म है वो प्रभावित हो जाएगा। तो धर्म को पहली प्राथमिकता देते हैं, जबकि हमारे देश में हम देश को पहली प्राथमिकता देते हैं, न कि धर्म को। लोकतांत्रिक देश, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? इसका मतलब सभी लोगों को अलग अलग राय रखना। मतलब लोकतांत्रिक का मतलब सभी लोग अपनी राय रख सकते हैं, सभी लोग अलग 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 विचारधारा, अलग अलग विचारधारा के हो सकते हैं और अपनी अपनी अलग अलग राय रख सकते हैं। और गणतंत्र का क्या मतलब है? गणतंत्र का मतलब है कि यहां पर गण का तंत्र है, गण प्लस तंत्र। मतलब गण मतलब क्या होता है? लोग। तंत्र का मतलब क्या होता है? राज, जहां पर लोगों का राज हो। तो गणतंत्र मतलब चुनाव। चुनाव के माध्यम से आप किसी व्यक्ति को चुनते हैं कि फला आदमी इस देश का प्रतिनिधित्व करेगा, तो उसी को हम बोलते हैं गणतंत्र। कोई राजा वाजा नहीं है हमारे देश में, ना राजा, ना रानी, ना राजकुमार, कुछ नहीं ऐसा है। यहाँ पर गणतंत्र है हमारे देश में, इसी को हम बोलते हैं गणतंत्र। अब मौलिक अधिकारों, उनके कर्तव्यों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। समानता का अधिकार पहला जो है, कल ये मैंने पढ़ाया था आपको, समानता का अधिकार पिछली वीडियो में। जैसे देश के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो किसी धर्म, भाषा, उम्र, जाति, लिंग के हो, कानून के सक्षम समानता का अधिकार। मतलब कानून सभी को एक बराबर मानता है, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे औरत हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किन्नर हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, सब एक बराबर है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। सभी लोगों को कोई भी काम या धंधा, व्यापार, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। किसी से पूछने नहीं जाना है कि मैं फला काम करने जाऊं कि नहीं जाऊं। ये आप स्वतंत्र हैं, खुद सोचिए, आपको लगता है वो काम कर सकते हैं तो आप कीजिए। हाँ, कुछ रूल्स रेगुलेशन है, जिससे प्रदूषण फैलता है या किसी को हानि पहुंचती है तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, अनुमति लेनी पड़ती है, लेकिन आप स्वतंत्र हैं। तीसरा क्या है? शोषण के खिलाफ अधिकार। जैसे बाल श्रम पर रोक लगाना। शोषण क्या होता है कि ढाबे पर देखते हैं छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, तो ये क्या है? ये गलत है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या? शोषण के खिलाफ आपका अधिकार है, आप इसके खिलाफ अधिकार उठा सकते हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। जैसे कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र है। आज मैं अगर हिंदू हूं, कल मैं सिख भी बन जाऊं तो मुझे, तो मतलब भारत सरकार इसकी मुझे पूरी आजादी देती है। कल मैं मुसलमान बन जाऊं या कुछ भी बन जाऊं, मुसलमान व्यक्ति हिंदू बन जाए या वो क्रिश्चियन बन जाए, मतलब कोई बौद्ध, मैं हिंदू हूं तो बौद्ध धर्म अपना लूं, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी स्वतंत्रता हमारे देश में दी गई है भारतीय संविधान में।
सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, जैसे सभी लोगों को अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। हर व्यक्ति को अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि जो संरक्षण है वो सबको प्राप्त दिया गया है। और छठा क्या है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार, जैसे अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, उसी को बोलते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार। आप सर्वोच्च न्यायालय में जाकर अपनी बात को रख सकते हैं या वहां पर न्याय मांग सकते हैं। अब हमारी ड्यूटीज क्या क्या है, ये तो अधिकार हो गए, अब अधिकार के साथ साथ ड्यूटीज भी होती हैं। अधिकार जताना आसान होता है लेकिन कर्तव्य निभाना बहुत ही मुश्किल होता है। कर्तव्य ऐसी जिम्मेदारी है, अपने और दूसरों की सुविधा और सुरक्षा के लिए हमें इनका पालन करना चाहिए। यह हमें एक अच्छा नागरिक बनाती है। हमारे कर्तव्य का अगर हम पालन करते हैं तो हमें एक अच्छा नागरिक बनाती है। उदाहरण के तौर पे अपने वाहन को दिए गए स्थान पर पार्क करें, किसी दूसरे की जगह पर पार्क नहीं करना चाहिए। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग जरूर पहने, ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करें, जैसा सरकार ने नियम बनाए हैं उन नियमों का पालन करें। अब देखिए नीचे क्या लिखा है, गतिविधि का समय, बीच के लिखे कथन को पढ़ें। कोई कथन अधिकार है या कर्तव्य बताने के लिए सही बॉक्स की ओर निशाना लगाएं। ठीक है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना, ये क्या है? ये आपका अधिकार है। टैक्स का भुगतान करना, ये आपका कर्तव्य है। स्वच्छ जल प्राप्त करना, ये आपका अधिकार है। अपनी पसंद से शादी करना आपका अधिकार है। किसी भी धर्म का पालन करना आपका अधिकार है। उचित जगह पर आंदोलन करना, ये आपका अधिकार है। ये क्या सब अधिकार है आपके। उसके बाद आज मैंने सीखा, आज हमने क्या क्या सीखा है। यदि इस विषय को अच्छे तरीके से समझ गए हैं तो भारतीय संविधान हमारे देश के कानूनों, नियमों का एक समूह है जो हमें नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्यों के बारे में बताता है और देश को निष्पक्ष तरीके से चलाने में मदद करता है। ये एक सब सही बात है, हमने पढ़ा है आज। 5 निर्देशक सिद्धांत: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र। भारत के नागरिक के रूप में हमारे कुछ अधिकार और कर्तव्य हैं जिन्हें हमें जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ये 3 टॉपिक आज हमने कवर किए हैं। तो आई होप बहुत इजी है, क्योंकि कहानी की तरफ पढ़ते जाना है और चीजें इतनी आसान है क्योंकि ये चीजें जो हम पढ़ रहे हैं ये हमें पहले से पता है। बस हमें क्या करना है, इस पे अमल करना है, इसको थोड़ा सा अपने आत्मसात करना है, अपने अंदर लाना है। तो आज हम लोगों ने अब इसके बारे में पढ़ लिया है, संविधान और उसके निर्देशक सिद्धांतों के बारे में। तो आप लोगों को इस सब्जेक्ट से रिलेटेड या आज के जो क्लास हुई है आज की, इस क्लास में अगर आपको कुछ भी ऐसा टॉपिक है जो आपकी समझ से परे है या लगता है कि इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे जरूर पूछिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो, ये क्लास अच्छी लग रही हो, तो अपने दोस्तों से भी कहें कि इसे ज्वाइन करें और सैनिक आइडिया यूट्यूब चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं आगे जाकर आप उसे देखते रहें। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। ओके, सायोनारा, गुड बाय।